अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी साग की रेसिपी जो कि मैंने सीखी थी अपनी अम्मी से। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की, कुछ मेरी लाइफ स्टोरीज़, और मैंने जो कल आप लोगों से अपनी अम्मी की एक दुआ शेयर की थी उसकी कुछ कंटिन्यू। इन सब के लिए आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। हम पंजाबी लोग तो साग के बहुत क्रेज़ी हैं। सर्दियां शुरू होती हैं और साग ना हो ये हो नहीं सकता। मेरे अब्बू साग के इतने शौकीन थे कि हर वीकेंड पे साग लेके आते थे। इतना ज़्यादा ढेरों पंड जिसको कहते हैं ना पंजाबी च पंडा दियां पंडा, वो साग हमारे घर लेके आते थे और हम हर वीकेंड पे पकाते थे। मैं और मेरी बहन बड़ा चिढ़ते थे कि कोई ऐसा दिन भी तो हो सकता है ना कि कोई हम लोग साग जो है ना पकाएं, ऐसा वीकेंड कोई हो, क्योंकि साग का काम इतना ज़्यादा होता था, उसकी कटिंग का, वॉश करने का, पकाने का, तो हमें साथ साथ हेल्प करनी पड़ती थी। लेकिन पंजाबी साग के बगैर रह नहीं सकता। मैं अभी आपको ढूंढ के पिक्चर इस पे दिखाती हूँ ऊपर लगा के कि हमारे यहाँ साग किस तरह से होता है। इतना ज़्यादा पंडा दियां पंडा साग दियां तोड़ के ते उन्हां दियां गंदलां लिया के घर वो पकाउंदे सी। गंदलां दा साग, सरों दा साग होवे और गंदलां होण। ਇਹ पत्ता तो असी इत्थे पकाना शुरू किया क्योंकि इत्थे गंदलां इन्नियां मिलदियां ही नहीं। छोटा जिहा बंडल है, इहदा अगर पत्ता ला के सुट दईए तो पिछे कुछ नहीं रहिंदा। तो मेरी साग की रेसिपी मैं आपको बताऊं जो कि मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। हम लोग साग को छीलते थे, इसकी ये जो गंदल होती है इसको छीलते थे क्योंकि उसका छिलका सम टाइम वो इतना सख्त होता था कि वो घुलता नहीं था। और उस टाइम पे तो ग्राइंडर या हम ये हैंड ब्लेंडर वगैरह को यूज़ नहीं करते थे, साग को हाथों से घोटते थे। बल्कि सुबह से रख देते थे पकना और शाम को हर घर का फर्द जो आके उसको घोटा लगाता था। हर एक की बारी लगती थी और उसके घोटे लगते थे और फिर शाम को जाके कहीं पकता था। वो सारे दिन की मेहनत के बाद बनता था। मेरी अम्मी मुझे ये भी बताती हैं कि हमारी नानी के टाइम पे साग को तड़का नहीं लगाते थे वो लोग। जब ताज़ा बनता था, बल्कि वो ताज़ा ताज़ा साग बना के जब वो रेडी हो जाता था, मक्खन का पेड़ा रख के वो दिया करते थे। तो मैं आप लोगों के सामने अपना साग जो मैंने छीला, इसको कट किया, कटिंग बोर्ड पे रख के। दांत तो मैंने सीखी नहीं, और अगर सीखी भी होती तो यहाँ कहाँ से मिलनी थी। आजकल पाकिस्तान में तो मशीनें भी आ गई हैं इसको कट करने की। जैसे वो पट्ठे काटने वाली मशीन होती थी, इस तरह की एक छोटी सी आ गई है जो कि साग भी काटती है। मेरी साग की रेसिपी में मैंने डाला है साग 3 बंडल मैंने डाली इसमें स्पिनच, और दो जो है मैंने इसमें ब्रोकली के बंच डाले जो कि 4 फूल बनते हैं ब्रोकली के। ये ब्रोकली मैंने कनाडा में आके यूज़ करना शुरू की, लेकिन पाकिस्तान में अम्मी इसकी जगह पे गोभी का जो ऊपर फूल वाला हिस्सा होता था वो डालती थी। उसकी वजह ये है कि वो एक मीठा साग का टेस्ट देता था। हमारे यहाँ साग को नमकीन नहीं पसंद करते थे, थोड़ा सा उसका मीठा सा फ्लेवर जो है वो पसंद किया जाता था। और साग में पाकिस्तान में तो बाथू डाला जाता है, यहाँ पे बाथू नहीं मिलता। हमें पिछले दिनों जहाँ मैंने एक व्लॉग बनाया था सब्ज़ी मंडी का, वहाँ पे वो बाथू मिलता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला। तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम पालक यूज़ करते हैं। इसके अलावा साग में सब्ज़ मिर्चें, अगर सुरख मिर्चें पसंद करें, अब दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं कि आप ओनली सब्ज़ मिर्च डाल के भी बना सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं, या ओनली सुरख मिर्च डाल के भी। साथ में हल्दी और नमक डाल के मैंने उसको रख दिया था अपने इंस्टेंट पॉट में गलने के लिए। मैंने उसके ऊपर 1.5 घंटे का टाइमर लगाया था। 1.5 घंटे में साग इतना अच्छा गल जाता है, इतना अच्छा, बल्कि 1 घंटे में भी गल जाता है। लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती होती कि दोबारा उसको खोलूं और बंद करूं, तो वो बहुत अच्छा गल जाता है। इसके साथ साथ मैं आटा गूंद रही थी। आपने देखा मैंने ये जो डब्बा रखा है, ये मैंने कास्को से एक दफ़ा चीज़ी पफ लेके आई थी, और वो इतना बड़ा बॉक्स था, वो पफ तो ख़त्म नहीं हुए, गार्बेज की है, लेकिन वो डब्बा मैंने रख लिया और उसमें आटा रखा हुआ है क्योंकि ये कैबिनेट में बड़ा अच्छा फिट हो जाता है। वरना तो डब्बे या छोटे होते हैं या इतने बड़े होते हैं कि फ़िट नहीं होते।
और मेरी ये एक और हैबिट है कि मैं जैसे ये बच्चों के स्नैक पैक होते हैं वो यूज़ करते हैं, थोड़ा सा क्लिप लगा के रख देते हैं, बहुत सारी जगह घेरता है। मैं इसके ऊपर से एक्स्ट्रा जितना भी प्लास्टिक होता है कट कर देती हूँ, तो वो सिमटा सा बड़ा नाइस एंड नीट एंड क्लीन हो जाता है, और फिर उसको रख देती हूँ, तो बच्चे जो नेक्स्ट टाइम आके उसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे चिप्स के पैकेट थोड़े ऐसे फैमिली साइज़ के आते हैं जो थोड़े चीपर होते हैं, पर्सनल साइज़ के इतने चीपर नहीं होते, तो बजट कंट्रोल करने के लिए ये भी करते हैं। तो साग बन रहा है आपके सामने, मेरे किचन की हालत खैर हो रही है, और मैंने ये अपना कैमरा जो है काउंटर पे रखा है, तो वो मेरा ये स्टैंड मिक्सचर जिसमें आटा मैं गूंद रही हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा शेक कर रहा है। और ये मैंने बाद में नोट किया जब वीडियो रेडी हो गई, अब तो मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकती, सो मैंने इसी तरह से आपके लिए रेडी कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वाइट करूँगी इसको ऊपर रखना। तो ये मैं स्टैंड मिक्सचर में आटा इसलिए गूंद रही हूँ, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, इनू आटे नू मुक्की नहीं लगी, आटे नू गोज ही नहीं मिली, तो ए गोज का काम स्टैंड मिक्सचर करता है। इसके साथ साथ देखें मेरा इंस्टेंट पॉट जस्ट 15 मिनट लेफ्ट हो गए। मैंने इसको 1.5 आवर का टाइमर लगाया था, मैंने आपको बताया। अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं और आपके पास ऐसे जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे इंस्टेंट पॉट अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर बाय करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। ये हमारे कुकर का सब्स्टिट्यूट भी है और भी बहुत सारे काम करता है, स्लो कुकर का काम भी, राइस कुकर का काम भी। मैंने जब से इसको यूज़ करना शुरू किया है, मुझे तो लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी के आधे काम जो हैं वो कम हो गए, और इसमें फ्लेवर तो इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनता है हर चीज़ का कि उसका कोई मुकाबला नहीं दूसरे फ्लेवर से। मेरा साग मैंने आपके सामने खोला, गल गया। मैं इसके अंदर थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि हम इतने कामचोर हैं और वैसे भी हमारी आजकल के लोगों की तो सेहत ही नहीं इजाज़त देती कि हम इसको घोटे लगाएं। इसके अंदर मैंने डाला आटा, आप इसके अंदर मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आटा डाला और साथ ही हैंड ब्लेंडर के साथ ही इसको मिक्स किया। ये साग का वो पॉइंट होता है जो सबसे मुझे मुश्किल लगता है, यानी जब साग गर्म होता है, पक रहा होता है, अब इसमें ये अल्लन, इसको हम पंजाबी में बोलते हैं, डाल देते हैं, तो ये इस तरह से बबल उड़ उड़ के पड़ते हैं। किचन भी सारा गंदा होता है, हाथ भी जलते हैं, बहुत मुश्किल पॉइंट होता है। ये देखें, मैंने इसको कवर किया हुआ था क्योंकि मुझे इसको और पकाना था, थोड़ा इसको थिक भी करना था, तो वो कवर भी नीचे गिर गया, मेरे ऊपर छींटे पड़े, और सारा किचन जो है ना, वो किचन चूल्हा और हर चीज़ जो है साग के साथ नहा लेती है। तो मैं इसका सलूशन ये निकालती हूँ कि मैंने जब इसमें चम्मच फेरना होता है तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, थोड़ा वो काम डाउन होता है, उठाती हूँ, उसमें चम्मच फेरती हूँ और वापस चूल्हा ऑन कर देती हूँ। साग पकाने का सबसे मुश्किल पॉइंट मुझे ये लगता है। इसके साथ साथ मेरे आपके सामने मैंने आटा भी गूंद के रेडी कर लिया, साग भी गल गया मेरा और उसको ब्लेंड कर लिया। फिर उसको हम लगाएंगे तड़का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है साग में फ्लेवर के लिए। ये देखें, मेरी एक बहन कज़न है, वो पूछती होती हैं कि नादिया मेरा तो स्टैंड मिक्सचर में जो आटा है वो नीचे या तो ड्राई रह जाता है या पतला हो जाता है, तो ये मेरा तो ऐसा नहीं होता, मैं तो इतना अच्छा मेरा बन के रेडी हो जाता है, बड़ा मज़े का। और ज़्यादातर तो आजकल मैं रोटी घर में बनाती नहीं हूँ, बाहर की खाती हूँ, लेकिन साग की वजह से मैंने आज आटा गूंदा था। उसके साथ साथ मैं जो तड़के में देसी घी यूज़ कर रही हूँ, देसी घी भी मेरा घर का बना हुआ होता है, मैं बाज़ार का देसी घी यूज़ नहीं करती। घर का जो है टेस्ट बेटर करता है, मैं इसको मक्खन ला के बनाती हूँ और बहुत चीपर भी पड़ता है, बाज़ार की निस्बत आधे से भी कम कीमत पे बन जाता है ये। तो इसके अंदर मैं अब सब्ज़ प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने दूसरा ताज़ा प्याज जो हमारा वाइट होता है वो डाला। और ये देखें, फिर चूल्हा बंद करके चम्मच फेरा, दूसरी साइड पे मेरा तड़का रेडी हो रहा है। तो उस तड़के के अंदर प्याज डाल लेंगे, प्याज के साथ साथ हम अदरक डाल लेंगे। आप अदरक के स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पसंद करते मुंह में कोई चीज़ आना, तो मैंने पिसा हुआ जो है वो अदरक डाला था। जब पिसा हुआ होता है तो थोड़े से छींटे ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन इट्स ओके,
बच्चे तो खा लेते हैं ना, आपको बीच में से चीज़ें चुन चुन के नहीं देनी पड़ती, वरना आप पहले फ्लेवर डालते हैं और फिर उनको निकाल निकाल के देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। मेरा साग भी रेडी हो गया, मेरा तड़का भी रेडी हो गया। अब बारी है रोटी बनाने की। मेरा इरादा था कि मैं साथ इसके मकई की रोटी बनाऊं, लेकिन आज मैं इतना थक चुकी थी इसी सारे प्रोसेस में कि मेरे में हिम्मत नहीं रही कि मैं मकई की रोटी बनाऊं, तो मैंने बस फिर सादा रोटियां बनाई। साग रेडी हो गया। देखें चूल्हे की मेरी हालत क्या ख़राब हो गया ये चूल्हा। हालांकि मैं इसको पकाने से पहले इसको साफ़ करके मैंने जो कुकिंग स्टार्ट की थी। मेरी आदत है कि मैं चूल्हे को पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, वरना वो जो पहले का कुछ पड़ा हो वो इतना जल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो मैंने फटाफट पकानी शुरू की रोटियाँ। अब रोटियों के लिए पाकिस्तान में जैसे सेके यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह पे मैं ये यूज़ करती हूँ एक स्टैंड। ये यहाँ पे स्टैंड आता है बर्तन वगैरह रखने, गर्म बर्तन रखने के लिए, उसके साथ छोटा सा हैंडल लगा होता है, देसी स्टोरों से मिलता है। मैं इसको सेके की शक्ल में यूज़ करती हूँ। शुरू में मैं पाकिस्तान से सेका लाती थी, लेकिन अब मैं इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं उसके ऊपर भी रोटी सेकने के ये काम आता है। अदरवाइज़ इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर तो रोटी पक ही नहीं पाती, वो इस तरह से ख़राब होती है। तो मैंने जो आप कह सकते हैं कि 23 इयर्स में यहाँ पे तजर्बे कर कर के जो चीज़ें अपनी निचोड़ निकाला है आसानियों के लिए, उनमें से ये रोटी सेकने वाला स्टैंड है सेका, जो कि बड़ी सहूलत देता है। साग बन गया गर्मा गर्म, उस पर डाला मक्खन, और ये देखें इसकी शक्ल थोड़ा सा शायद मुझसे ज़्यादा घुल गया। और मैं तो अब हूँ बहुत ज़्यादा हंग्री, तो मैं लगी हूँ साग खाने। आप भी मेरी इस रेसिपी से साग बनाइएगा, मेरी गारंटी है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा।